नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी अदर आप कंपटीशन के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण समान ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह पहले प्रीवियस वीडियो का आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल जो है सोल्व कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण के ऊपर जो है अभी हाल ही में एफआईआर चल रहा है। इनका जो है मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और क्यों चल रहा है ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जो प्रशांत भूषण है, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो है विवादित ट्वीट किए हुआ था। इसी को लेकर जो है अभी इन पर केस चल रहा है। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? ऑप्शन ए खिलजियों की राजधानी, बी एक मुगल महल, सी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र और डी एक राजपूत दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रणथंभौर जो है वो एक राजपूत दुर्ग है। और ये रणथंभौर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर जो है राजस्थान में राणा हमीर देव का एक किला था। किसका किला था? रणथंभौर जो है राजस्थान में किसका किला था? राणा हमीर देव का किला था, जिसे 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। ये आपको इतना फैक्ट यहाँ से याद करके रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्विज समान ज्ञान है ये, कई बार इसको पूछा गया है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अच्छा, बहलोल लोदी का जो जन्म है वो अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, यानी कि बहलोल लोदी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। और इन्होंने किन्होंने बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक यानी कि 1451 से 1418-19 तक दिल्ली पर शासन किया। 1451 से 1489 तक दिल्ली पर शासन किया। तो कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि बहलोल लोदी दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1451 से लेकर 1489 तक। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए और काफी इंपॉर्टेंट समान ज्ञान। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसमें आपको सिर्फ समझ लीजिए, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप समझ लेंगे क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पतंजलि ने। ठीक है, योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया है। चौथा सवाल आप देखिए। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए पामीर, बी एंडीज, सी सियाचिन और डी आल्प्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन है। ठीक है, और यह सियाचिन यानी कि ये जो युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में है। कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर में है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सियाचिन या फिर सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए यहाँ पे अब पांचवा सवाल आप देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट समान ज्ञान, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस वीडियो में हम आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण समान ज्ञान लेकर आते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी इक्वाडोर, सी कनाडा और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इक्वाडोर। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। अच्छा देखिए, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, तो कई बार इक्वाडोर न देके आपको ऑप्शन क्या दे दे? दक्षिण अमेरिकी। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो इक्वाडोर है वो कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसलिए अगर ऑप्शन चेंज होगा तो आप समझ लीजिए कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत में से एक है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे फैक्ट निकल के आता है जो आपको फिक्स करके रखना है अपने माइंड में। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए और मोस्ट इंपोर्टेंट समान ज्ञान जो कि रसायन शास्त्र से है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ऑप्शन ए रेडियम, बी यूरेनियम, सी डीजल और डी कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में जो है
यूरेनियम काम करता है, यूरेनियम ईंधन जो है वो काम करता है। अच्छा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक डिवाइस होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो है एक, जिसको ज्वलन भट्टी आप कह सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मैन्युफैक्चरर के लिए जो है नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, और इसी नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है। ये काफ़ी इजी भी हो जाएगा अगर आप माइंड यहाँ पे यूज करेंगे तो। बाकी अगर जल्दीबाजी में आप इसका जवाब देंगे तो शायद कंफ्यूज कर सकते हैं। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर होमी भाभा, ठीक है। डॉक्टर होमी भाभा, या फिर इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार ऑप्शन चेंज कर देगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दे दे तो इनका ही पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर होमी भाभा। अच्छा, एक लॉजिक और आप समझ जाइए, जिस लॉजिक से आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम आप सुने होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये नाम आप सुने होंगे, जिसको हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन है पूछा भी जाता है कि भाभा अनुसंधान केंद्र या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट जो है आपको यहाँ से क्या करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे 8वां सवाल देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जिस सब्जी को अगर हम छील देते हैं और छीलने के बाद अगर धोकर उसको बनाते हैं तो वहाँ से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, यानी कि जब सब्जी को हम छील देते हैं और उसके बाद धोते हैं तो सब्जी से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक तो अपने माइंड में फिक्स कीजिए कि छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी खत्म होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन से सबसे बड़ा फैक्ट जो पूछा जाता है कि विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी फलों एवं सब्जियों से प्राप्त होता है, फलों एवं कच्ची सब्जियों से जो है विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक इससे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फैक्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और स्कर्वी का लक्षण क्या है, स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है, तो आपको शुरू में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें जैसे खरोचे हो जाना, ठीक है, शरीर में खरोचा जैसा होता है वैसा हो जाएगा, या फिर मसूड़े से खून का निकलना होगा, या फिर कमजोरी, थकान, या फिर चकत्ते जो शरीर में हो जाता है। तो ये सब जो है स्कर्वी नामक रोग का लक्षण है। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ से याद करके रखना है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य में फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, और फिर डी गुजरात। आपको यहाँ पे भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट महाराष्ट्र को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत का महाराष्ट्र राज्य में फलों का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। अच्छा, यहाँ से 2 फैक्ट बड़ा निकल के आता है, वो 2 फैक्ट क्या है कि महाराष्ट्र के नागपुर में संतरा का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, ठीक है। जो नागपुर शहर है वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा महाराष्ट्र के नासिक शहर में अंगूर का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। तो ये 2 फैक्ट, अगर कई बार आपसे पूछा भी जाए कि अंगूर का उत्पादन जो है सर्वाधिक किस जगह पे होता है, तो नासिक, और संतरा का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो वो नागपुर। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क ब्रैकेट में आप स्पेलिंग देखिए SAARC, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए मनाली, बी ढाका, सी काठमांडू, और डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्तमान में सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, काठमांडू में स्थित है। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क में कितने देश शामिल है, तो जो वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 8 देश शामिल है। कई जगह कन्फ्यूजन होता है, कई जगह आपको इसका आंसर जो है 7 ही देगा, क्योंकि 7 जो है पहले से शामिल था, एक 8वां देश इसमें शामिल हुआ है। तो कौन सा देश शामिल हुआ और कब शामिल हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अगर पूछा जाएगा कि सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो वर्तमान में सार्क में
8 देश शामिल है, ठीक है। और सार्क की जो स्थापना है 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। और जैसा कि हम आपको बताएं कि वर्तमान में जो है इसमें 8 देश शामिल हैं। और वो 8 देश कौन कौन सा है उसको आप ध्यान से सुनिए, और चाहें तो आप लिख के भी रख सकते हैं या फिर अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि सार्क में जो 8 देश है वो है: एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इतने देश शामिल है। कौन कौन सा? एक बार फिर से आप सुन लीजिए: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है शामिल है। और इसमें जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है, जैसा कि हम आपको बताएं कि पहले 7 ही देश शामिल था, तो 8वां जो है अफगानिस्तान शामिल हुआ है, ठीक है। सार्क में सबसे आखिरी में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो अफगानिस्तान शामिल हुआ। और कब हुआ है? 3 अप्रैल 2007 को। तो इतना सारा फैक्ट जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस तरीके से आज का जो जीके का एपिसोड है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर जीके के एपिसोड में हम दर्शक के लिए आखिरी सवाल देते हैं, यानी कि इसका जवाब हम इस वीडियो में आपको नहीं बताते हैं। आपको इसका जवाब मालूम होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर देना है? पोस्ट कर देना है। तो चलिए, दर्शक के लिए जो 11वां सवाल है वो आप यहाँ पे देखिए: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी अंकटाड और ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। इस चारों में से जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उसको आपको क्या कर देना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको पोस्ट कर देना है। और इस तरीके से आज का जीके का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में नए क्विज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट जीके के साथ में।